हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी फिर एक बार आपके साथ। मैं इस बार जो है जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ और ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये मेरा। ऐसा कोई नहीं होगा जो साइकोलॉजी पढ़ता होगा जिसे जीन पियाजे के बारे में कुछ पता ना हो। जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड में मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्ज़रलैंड के। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे का कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। तो जीन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है जो स्वयं सीखता है बच्चा। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है वो खुद से सीखता है, वातावरण के साथ संपर्क में सीखता है, तो उसी को उसने एक्सप्लेन किया है। तो वही होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक विकास भी कहते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों के बारे में। तो ये अवस्थाएं हैं, पहली है इंद्रिय जनित, जिसे बोलते हैं सेंसोरी मोटर, ठीक है। उसके बाद है दूसरी पूर्व सक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक, उसके बाद है अमूर्त। तो इसे उसके बाद जो इंद्रिय जनित है वो 0 से लेके 2 साल तक होती है, और पूर्व सक्रियात्मक होती है 2 से 7 साल, और मूर्त सक्रियात्मक होती है 7 से 11, और अमूर्त होती है 11 से 15, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया था कि अमूर्त जो जीन पियाजे की जो अमूर्त स्टेज है उसमें कितने साल तक के बच्चों का समावेश होता है, तो आपने ये बताना है 11 से 15। अगर 11 से 15 ऑप्शन में नहीं है, 11 से 16 है या 11 से 17 है, तो प्लीज़ वो टिक ना करें। 11 से 15 ही जो है वो ही मानी जाती है। या फिर ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कि 11 से ऊपर। तो अगर 11 से 15 नहीं दी होगी तो 11 से ऊपर का मान के आपने जो है टिक करना है, ठीक है। तो हमारी जो पहली जो जीन पियाजे जी ने स्टेज दी है सेंसोरी मोटर, यानी कि इंद्रिय जनित। तो इंद्रिय जनित अवस्था जो है इसमें बच्चा जो है वो इंद्रियों सेंसेस के माध्यम से सीखता है, सेंसेस का यूज़ करता है ज़्यादा, ठीक है, इंद्रियों का यूज़ करता है। तो एक तो ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिएगा। दूसरा है सहज स्कीमा, ये पॉइंट भी इसमें अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये पहली जो अवस्था है जीन पियाजे की, उसमें सहज स्कीमा का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है भाषा बोलना, यानी स्पीकिंग करना। इसमें जो है जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा 0 से 2 साल तक जो है भाषा बोलता है। तो ये भी अच्छे से याद रखना है, भाषा सीखना नहीं है यहाँ पे है भाषा जस्ट बोलना, यानी स्पीकिंग करना, ठीक है। उसके बाद जो है जीन पियाजे कहते हैं कि इस एज में जो है बच्चा वो नकल यानी अनुकरण करके जो है सीखता है। जैसे हम बड़े कुछ भी कर रहे होंगे तो बच्चा भी वैसे ही उसकी नकल करके वैसे ही चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज में है 0 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ वाला है मीनिंगलेस, यानी अर्थहीन होता है। उनको किसी चीज़ का उस टाइम पे नॉलेज नहीं होती है बच्चों को, वो जस्ट अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करते रहते हैं, उनके पीछे उनका कोई भी मतलब या वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये 4-5 पॉइंट है, ये अच्छे से याद रख लीजिए। एक तो बच्चा जो है इंद्रियों से सीखता है, दूसरा सहज स्कीमा भी, ये भी याद कर लीजिए। ये भी आ जाता है कि सहज स्कीमा जो है कौन सी अवस्था में है, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो है भाषा बोलना स्टार्ट करता है बच्चा। उसके बाद जो है अनुकरण कर के सीखता है, और मीनिंगलेस जो भी वो करता है उसके पीछे कोई भी उसका मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये 0 से 2 साल तक के बच्चे का। उसके बाद जो आ जाता है सेकंड स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो है वो 2 से 7 साल के बीच होती है, ठीक है। इसे पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को और क्या कहते हैं, या सक्रियात्मक अवस्था को, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को और क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद करने हैं।
तो इसमें जो है ना पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। इसमें 2 भाग ये है, पूर्व प्रज्ञा काल कहते हैं और दूसरा कहते हैं अंत प्रज्ञा काल। तो पूर्व प्रज्ञा काल में 2 से 4 को डिवाइड किया गया है, 2 से 4 साल के बीच। और उसके बाद अंत प्रज्ञा काल को बांटा गया है 4 से 7 साल। तो इसमें वो बोलता है जीन पियाजे कि पूर्व प्रज्ञा काल में बच्चा जो है समझ जो भी है चीज़ों के लिए उसको समझ आ जाती है, और अंत प्रज्ञा काल में जो है वो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। वैसे इतना डिटेल में ये नहीं आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को उसने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, एक पूर्व प्रज्ञा काल और दूसरा अंत प्रज्ञा काल। और पूर्व प्रज्ञा काल है 2 से 4 साल और अंत प्रज्ञा काल है 4 से 7 साल। ठीक है, तो इसके बाद जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, यानी कि चीज़ों के लिए अपनी समझ बना लेता है। अब मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो वो अभी 2 साल के करीब होने वाली है, तो उसको भी मतलब वस्तु स्थायित्व है। जैसे कि मैं अगर उसको पहले बोलती थी कि हाँ तुम्हारी ये चीज़, जो उसको चीज़ नहीं देनी होती थी उसको लेके वो बोलती थी कि ये तुम्हारी चीज़ जो है माऊ बिल्ली ले गई है, ठीक है, कैट ले गई है, तो वो मान लेती थी कि हाँ ले गई है, हो सकता है कि ले गई हो सच में। लेकिन अब मैं उसे जब बोलती हूँ कि यार तुम्हारी ये चीज़ ना माऊ बिल्ली ले गई है, कैट ले गई है, तो वो उस चीज़ को नहीं मानते, उसको लगता है कि मम्मा झूठ बोल रही है। मतलब उसको अब इस स्टेज पे बच्चे को ये फ़ील हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है कोई लेके नहीं गया है, मम्मा अभी झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो घर में ही है, कहीं ना कहीं रखी हुई है, उसका मतलब अस्तित्व है। तो इसमें इस स्टेज में जो है बच्चे को ये पता चल जाता है कि वस्तु स्थायित्व यानी चीज़ों के बारे में उसको समझ आ जाती है, समझ बना लेता है अपनी एक। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, ठीक है, जिज्ञासा आ जाती है, उत्सुक रहता है बच्चा, प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। और इसमें जो है ना भाषा को सीखना, लैंग्वेज जो है वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, अब बच्चे के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा आ जाएगी, उत्सुकता आ जाएगी, किसी न किसी चीज़, कोई नई चीज़ देखेगा बच्चा तो उसके लिए जिज्ञासा आ जाती है उसमें कि ये चीज़ मेरे हाथ में आए, चाहे वो जैसी भी कोई भी चीज़ हो। प्रश्न पूछना शुरू कर देगा कि कब, कैसे, ये कहाँ से आई, क्यों आई, कहाँ, किसके पास है, ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू कर देता है। और अपनी जो थोड़ी छोटी मोटी समस्या है उनके समाधान निकालना भी शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है सजीव चीज़ों की पहचान होने लग जाती है, उसे ये पता चल जाता है कि जो पहले खिलौना होता है, खिलौना जैसे मैं अपनी बेबी को ही दिखाती थी कि खिलौना ये डॉग है, हाँ, तो मैं खिलौना दिखाती थी, तो लेकिन अब उसे फ़र्क पता है कि डॉग रियल में कैसा होता है, रियल वाला डॉग कौन सा है और खिलौने वाला डॉग कौन सा है। तो इसी तरह बच्चों को जो है सजीव चीज़ों की पहचान होने लग जाती है इस स्टेज पे। ठीक है, जिसको बोलते हैं एरिज्म। ठीक है, एरिज्म यानी सजीव वस्तुओं की जो है पहचान हो जाती है। आत्म केंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि आत्म, ये भी वर्ड याद रखना है, एक तो आत्म केंद्रित हो जाते हैं इस स्टेज पे और दूसरा अहम केंद्रित हो जाते हैं। अहम केंद्रित यानी सब कुछ जो है अपने आप को ही समझते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित यानी उनको लगता है कि सब जो है हाँ वो अपने आप में ही रहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ उनको कुछ भी बोलेंगे वो अपने आप में जैसे वो करना चाहते हैं उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं। अब पहली स्टेज में था लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लैंग्वेज जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से नोट करना है। ठीक है, उस ठीक है, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि उनको पता चल जाता है कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, और छोटी बड़ी चीज़ों का भी पहचान हो जाती है उनको। और उसके बाद जो है प्लस माइनस की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है नोट करके रखना। कई बार जो है ऐसा पूछ लिया जाता है कि 4-5 ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे दिए, एक ऑप्शन कहीं और से दे दिया कि ये कौन से ऑप्शन जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के हैं और कौन सा नहीं है। तो ये याद रखना है, प्लस माइनस की जानकारी हो जाती है, लेकिन मैथ पूरी तरह से नहीं आता होता है।
ठीक है, जस्ट प्लस और माइनस की जानकारी होती है। आत्म केंद्रित होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, सजीव वस्तुओं की पहचान हो जाती है, मेन ये वस्तु स्थायी, तो वस्तुओं के बारे में जो है, चीज़ों के बारे में समझ आ जाती है। उसके बाद है मूर्त सक्रियात्मक, ये होता है 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। इस अवस्था में विश्वास करने लगता है कि लंबाई भार स्थिर है, उसे मूर्त चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ये चीज़ें मूर्त यानी सच्चाई में हैं। चिंतन करना शुरू इस स्टेज में करता है, चिंतन करना जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है, चिंतन करना, सोचना वगैरह वो शुरू कर देता है चीज़ों के लिए। फिर मूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मूर्त चिंतन स्टार्ट कर देते हैं। अंश के संबंध में चिंतन करते हैं, अंश के संबंध में यानी ये एक सर्कल है, सर्कल के बीच आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो उसको ये पता चल जाता है कि इसके बारे में जो है पूर्ण ज्ञान हो जाता है अंश के बारे में कि यह आधा है और आधा खाली है। कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन वर्ड का भी बहुत यूज़ होता है, तो ये भी याद रखना ही मूर्त सक्रियात्मक में आता है। मैथमेटिक्स टर्म की जितनी है वो जानकारी हो जाती है। यहाँ पे जो है सेकंड स्टेज में प्लस और माइनस की ही जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स की जितनी टर्म है उनकी जानकारी उनको होने लगती है, ठीक है। और अपने चारों ओर की पर्यावरण के साथ जो है वो अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो इसमें मूर्त स्टेज में ये याद रखना है, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, मूर्त चिंतन करना, स्पेशली मूर्त चिंतन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और चीज़ों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। इसमें यही है। और फोर्थ वाला जो है इसकी स्टेज, फोर्थ स्टेज को अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 15 तक है। इसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो है मूर्त चिंतन विकसित करना, मूर्त चिंतन जो है विकसित हो चुका होता है इस टाइम तक, मूर्त चिंतन जो सच्चाई की वस्तुएं जो भी है होती हैं। इसमें जो है थर्ड स्टेज में याद रखना मूर्त चिंतन स्टार्ट करता है, लेकिन फोर्थ स्टेज में उसे मूर्त चिंतन जो है विकसित हो गया होता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, अमूर्त, ठीक है, इसमें अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। कल्पना करना लग जाता है, भावनाएं आ जाती हैं, मानसिक द्वंद्व आपस में होने लगता है, कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है, उसमें नई भावनाएं आ जाती हैं। ये सब जो है होता है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके बारे में। बाकी ये भी जानने के लिए कि जीन पेजी ने कार्य क्रिया का अर्जन इन 2 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला तो है सात्मीकरण का। सात्मीकरण का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो पुरानी कार्य क्रियाएँ जितनी भी होती हैं, पुराने विचार होते हैं जितने भी, उनमें जो है पुराने विचारों में नई चीज़ें, नई वस्तुएं, नए विचार, नई आदतें जो हैं शामिल करता है, उनका समावेश करता है, ठीक है। तो सात्मीकरण में ये आएगा। एकोमोडेशन याद रखना, क्योंकि हिंदी में जो है इसको कुछ भी बोल देते हैं, सात्मीकरण बोल देते हैं, कभी समावेश बोल देते हैं, तो आपने याद रखना है सात्मीकरण जो है वो एक पहले का जो पुराना विचार है उसमें नया विचार जो है समावेश करना, या किसी नई वस्तु को ऐड करना, किसी नए विचारों आदतों को पुरानी चीज़ों में लाना, ठीक है, इसे कहते हैं सात्मीकरण। उसके बाद है व्यवस्थापन यानी संतुलन स्थापित करना। तो संतुलन स्थापित करना भी इसमें जो होता है, बच्चा जो है कई नई परिस्थितियाँ जो होती हैं, नई परिस्थितियों में जो है समायोजन करना सीख लेता है अच्छे से, कि कैसे समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है, कि बालक नई अनुक्रियाओं को नई समस्याओं के समाधान में फिट करता है, ठीक है। समस्याओं के साथ आपने जो भी है, जितना भी है बौद्धिक विकास, उनकी परिपक्वता जो है आगे बढ़ चुकी होती है, और संतुलन बनाना सीख लेता है, मतलब वातावरण के बीच, नई परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है। लेकिन सात्मीकरण में जो है पुरानी चीज़ों में, पुरानी वस्तुओं में, पुराने विचारों में नए विचार ऐड करता है, ठीक है। तो इसका यही था जीन पेजे का। बाकी अवस्थाएं मैंने आपको क्लियर कर दी, और 2 ये कार्य क्रिया का अर्जन भी 2 उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको भी अपने ध्यान में रखना है, सात्मीकरण क्या होता है और संतुलन स्थापित करना क्या होता है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको देने थे वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक भी। 21वें बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, किसने कहा था? ये कहा था अल्फ्रेड बिनेट ने कहा था। बुद्धि के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है
इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो नहीं आता है विद्यार्थियों की त्रुटियां जो निकालना, वो नहीं आता है। अधिगम का तरीका भी सही है, विद्यार्थियों की क्षमता भी सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता भी सही है, लेकिन विद्यार्थियों की जो त्रुटि निकालना, गलतियाँ निकालना है, अधिगम आकलन में नहीं आता। ठीक है। बाह्यगोष्ठी के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है? तो बाह्यगोष्ठी ने जितना भी अपना सिद्धांत दिया है उसमें जो है सामाजिक बातें भी हुई हैं, सांस्कृतिक बातें भी हुई हैं, जैविक बातें भी हुई हैं, लेकिन भाषा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है। अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है, अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है विशेष पाठ्यक्रम की। ठीक है। क्लास में विशेष ध्यान देने की नो, क्लास में तो सबको एक समान ध्यान दिया जाता है। अलग से क्लासरूम की नहीं, विशेष शिक्षक की नहीं, शिक्षक भी सभी के लिए सेम होता है, लेकिन उसे विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो सबको पता है शारीरिक, मानसिक जो भी चेंजेस आते हैं वो सब होता है किशोरावस्था में। बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? इसका अर्थ है कि वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख रहा है, तो वो करता है उत्तर बाल्यकाल में। ओके। इसके बाद है बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये आपको बताया जाता है बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम स्टर्न ने। ओके। देन उसके बाद है पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया? लचीलेपन का प्रत्यय, अच्छा तो ये अयोग्य बालकों को। ठीक है। पाठ्यक्रम में लचीलापन का प्रत्यय किसको लाभ देने के लिए प्रस्तावित किया गया था? अयोग्य बालकों को। ठीक है। बुद्धि योग्यता है सीखने की, बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। उसके बाद जो है तो ये याद रखना, सीखने की योग्यता है, सभी पे मत क्लिक कर देना, विचारों पर चिंतन किया, ये सब हम कई बार ये सोच लेते हैं ना। इसके बाद है किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? ये कहा था विवेकानंद ने। ठीक है। तो ये थे बाकी क्वेश्चन। ओके। थैंक यू।